हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा सीटेट स्पेशल। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हिंदी की पैडागोजी सॉल्व करने में आसान पड़ेंगे। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आइए पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और महसूस करते हैं और साथ ही चिंतन भी करते हैं। हम जो भी चीज़ें अपने मन में सोचते हैं, जिन चीज़ों को महसूस करते हैं और जिन चीज़ों पर विचार करते हैं, वो सारी चीज़ें एक लैंग्वेज के माध्यम से होती हैं जो हमारी मदर टंग कहलाती है। तो मैक्सिमम हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, पर अधिकांशतर हिंदी भाषा ही है जो जैसे कि हम लोग बोलते हैं। तो भाषा के कुछ प्रकार होते हैं। ये है एक मौखिक प्रकार, इसका एक लिखित होता है और एक सांकेतिक होता है। आपका मौखिक होता है जब हम बोल करके कोई बात अभिव्यक्त करते हैं, फिर आता है लिखित में जब लिखना सीख जाते हैं और लिख करके अपनी बात को किसी को बताते हैं। एक होता है आपका सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में जब आप साइन लैंग्वेज, जैसे कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो सांकेतिक की भाषा का यूज़ करते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। फिर आपके आता है भाषा के अंग। जो भाषा के अंग होते हैं उसमें आपका ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ठीक है, आपकी भाषा जो है वो एक स्वतंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा अस्थिर होती है जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। भाषा एक अर्जित व्यवहार है। भाषा कोई जन्मजात नहीं होती है। बच्चा जिस व्यवहार में, जिस नेचर में रहता है, तो वो वैसी भाषा सीख जाता है। जैसे कि अगर आप एक छोटे बच्चे को अंग्रेज़ी की फैमिली में डाल दीजिए तो वो अंग्रेजी सीख जाएगा, उसको हिंदी सीखने में दिक्कत होगी। और एक बच्चे को आप हिंदी के लिए फैमिली में डाल दीजिए तो उसको इंग्लिश सीखने में दिक्कत होगी, लेकिन हिंदी वो बड़ी आसानी से सीख जाता है। तो ये एक अर्जित व्यवहार होता है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, क्योंकि हर कोई भी विषय अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हर विषय के लिए आपको किसी न किसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है भाषा शिक्षा की अवधारणा। भाषा शिक्षा की अवधारणा है मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि और बोध अवधि, बोधगम्य निवेश। ठीक, ये भाषा शिक्षा की अवधारणा है। मौन अवधि में शिक्षक शांत होकर बच्चों की पढ़ाई का अवलोकन करता है। जैसे कि कोई शिक्षक बच्चों से कहता है कि आप लोग पढ़िए और मैं थोड़ी देर बाद आप सब लोगों से सुनूंगा, तो फिर बच्चे उसमें पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और टीचर जो होता है वो शांत होकर बच्चों को देखता है, उनका अवलोकन करता है। फिर होता है चुनौतीपूर्ण अवधि में बच्चों को चैलेंजिंग बहस, कोई टॉपिक दे दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इसको तैयार करके लाइए, हम इसकी एक डिबेट कराएंगे। तो बच्चे उसको एक चैलेंजिंग बहस के रूप में, अपने लिए एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और इसे चुनौतीपूर्ण अवधि कहा जाता है। फिर होता है आपका बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश में बच्चे की योग्यता या क्षमता से अधिक के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। जैसे कि बच्चे को जो आता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ उससे बेहतर अगर आप उसको बताना चाहते हैं और उससे करवाना चाहते हैं तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, आप इतना तो कर चुके हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर करो, और उसके लिए आपको उसे कुछ अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। इसीलिए INCF 2005 कहती है कि बच्चों को मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। भाषा के साथ संलग्नता, ये है भाषा के साथ संलग्नता। बच्चे अलग अलग उद्देश्यों के लिए आपकी भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, जैसे कि बोर्ड है, चार्ट है, होर्डिंग्स आदि का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर बच्चे को हिंदी सिखाते हो, फिर थोड़ी देर में आप उसको इंग्लिश सिखाने शुरू कर देते हो। भाई बच्चा अगर हिंदी में है, हिंदी फैमिली में है, तो वो हिंदी ही सीखेगा और वो हिंदी में ही बोलेगा। अब बीच में उसको बोल दो कि इंग्लिश की फैमिली में चला जाए और वो 4 दिन में सब कुछ सीख ले, इंग्लिश का तो नहीं सीख सकता है ना। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, उसको जैसा नियम और जैसी सुविधाएँ दी जाएंगी वो वैसा ही सीखेगा। ठीक है, भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता है। मतलब भाषा का व्याकरण होता है प्रत्येक भाषा का, लेकिन प्रत्येक भाषा की कोई एक लिपि हो यह आवश्यक नहीं होता है। ठीक, हिंदी भारत की एक राजभाषा है। जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं।
जैसे असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी आदि। आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन सीटेट है उसमें ये सारी चीज़ें पूछ भी लेते हैं। पिछले लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें 4 भाषाएं दे करके पूछा था कि कौन सी इसमें भाषाओं में 22 भाषाओं में शामिल है। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं की बात आती है तो जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं वो 6 हैं। तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और ओडिसी। फिर आते हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम पर। तो जो भाषा अर्जन और अधिगम का डिफरेंस है वो बस इतना सा है कि भाषा अर्जन जो है वो अनुकरण द्वारा होती है, बल्कि अधिगम नियम और व्याकरण के द्वारा होता है। भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि भाषा अधिगम द्वितीय भाषा के आधार पर है, वो एक सेकंड पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। फिर जो भाषा अर्जन है वो परिवार के द्वारा होती है, और जो भाषा अधिगम है वो आपकी किसी न किसी संस्था से, जैसे कि विद्यालय वगैरह से हो जाती है। सहज और स्वाभाविक होती है। जो भाषा अर्जन है वो बेहद सहज और स्वाभाविक होती है, लेकिन भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होती है। ठीक है, प्रयासपूर्ण और जटिल भी है। भाषा अर्जन अनौपचारिक परिवेश होता है, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक साधनों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका हो गया भाषा अर्जन और अधिगम। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। भाषा कौशल जो है ये एक ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है, और अभिव्यक्तात्मक कौशल भी है। जो भाषा कौशल है वो 2 श्रेणियों में बटा है, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल और एक आपका है ग्रहणात्मक कौशल। तो जो आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल है वो वाचन कौशल है, जैसे कि बोलना और लिखना, ये आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है। जबकि जो ग्रहणात्मक कौशल होता है उसमें आपका आता है श्रवण कौशल, जिससे कि आप सुनना और पढ़ना दोनों चीज़ों में ले आते हैं। ठीक, ये अंतः संबंधित हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल और ये आपका ग्रहणात्मक कौशल, ये सभी जो हैं वो अंतः संबंधित हैं और कभी क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये अंतः संबंधित तो हैं, लेकिन कभी क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं। थैंक यू।